Hello everyone, welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is the second video lecture for the 12th class HSC Board Physical Chemistry lesson number 3 which is ionic equilibrium. So हमने previous video lecture में कुछ basic concept clear थे based on ionic equilibria. ठीक है, then after that हमने 3 theories complete की थी. First theory थी Arrhenius theory, second is Lowry-Bronsted theory and last one is a लेविस थियोरी. सो हमने सभी थियोरी ये आपके कंप्लीट करके रखी है. सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो पहले तो देख लेना बिकॉज वो आपका बेसिक है. ठीक है, अगर वो क्लियर होगा तो आपको ये सेकंड जो पार्ट है वो समझेगा. सो देखिए हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक हमारा विच इज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस. ठीक है, अब ये आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या होता है. ठीक है, हमने आयंस का मतलब पढ़ा था. ठीक है, आयंस क्या होता है ये हमने डेफिनेशन क्लियर की थी. आयंस मतलब क्या, जो ऐसा एलिमेंट होता है या फिर ऐसा एटम जो दो आयंस का फॉर्मेशन करता है, मतलब ये उनके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज होना, तो वो क्या हो गया, आयंस हो गया. ठीक है, मतलब ही आयोनाइजेशन मतलब क्या होना, अगर एक एलिमेंट रहा तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव. ठीक है, अब देखिए किसका आयोनाइजेशन पढ़ना है हमें, तो एसिड एंड बेस का आयोनाइजेशन पढ़ना है. सो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, एसिड एंड बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. ठीक है, हमने एसिड एंड बेसिस को कितने टाइप्स में डिवाइड किए हैं, तो 4 टाइप्स में डिवाइड किए. अब ये 4 टाइप्स कौन से हैं, तो देखिए फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड स्ट्रॉन्ग बेस, थर्ड इज अ वीक एसिड एंड फोर्थ इज अ वीक बेस. ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस. ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनके डेफिनेशन क्या है, ये सभी हम यहाँ पे अभी क्लियर करने वाले हैं. ठीक है, अब देखिए आयोनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, पहले तो ये क्लियर कर लेंगे. ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये डेफिनेशन हम कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे यहाँ पे. ठीक है, अगर कंपेरिजन में हम स्टडी करेंगे तो हमारे सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे. ठीक है, सो देखिए फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड. अब देखिए उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऑन डिजॉल्विंग इन अ वाटर अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली एंड द रिजल्टेंट एक्वस सॉल्यूशन कंटेन मेनली H+ आयन. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या कहा हमने यहाँ पे, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो वाटर में ऑलमोस्ट डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली ब्रेक होता है. ठीक है, जितने भी आयंस होंगे या फिर जितने भी एटम्स होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के, वो पूरे कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे. उस सॉल्यूशन को या फिर उस एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड. एंड और एक बात हमने आपको पढ़ाया था कि एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टी में कि जो एसिड होता है हमारा, कभी भी वाटर में अगर हमने उसको ऐड किया तो वो आपको हमेशा कौन सा आयन देगा, तो H+ आयन देता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा मेनली कंटेन H+ आयन. ठीक है, क्लियर है इतना. अब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है इस वजह से देखिए हमारा एरो भी, अब हम जब ये रिएक्शन लिखेंगे इन एग्जांपल हम पहले तो लेंगे HCl को. ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया. अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में ऐड किया तो देखिए डिसोसिएट होने के बाद वो H+ एंड Cl- आयन आपको दे रहा है. ठीक है, और एरो देखिए कैसा एरो है, सिंपल एरो है. ठीक है, सिंगल एरो है. और हमेशा हमने जब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, कुछ एग्जांपल्स हमने कंसिडर किए थे. ठीक है, तो वहां पे भी हमने एक सिंगल एरो से उसको रिप्रेजेंट किया था जब हम आयंस की डेफिनेशन पढ़ रहे थे. ठीक है, तो सिंगल एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे एटम्स है वो वाटर में जाके कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, कोई भी अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, क्लियर है. स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है वाटर में जाके. ठीक है, क्लियर है. देन आफ्टर दैट देखिए स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन, on dissolving in a water a strong base dissociate almost completely and the resultant aqueous solution contain mainly OH- ion. ठीक है, सिमिलर डेफिनेशन है यहाँ पे. ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं अगर वाटर में चले जाए तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं. ठीक है, मतलब सिमिलर टू स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, और एक चीज जो यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो हमारा बेस होता है कौन सा आयन से यहाँ पे देंगे आपको, OH- आयन देगा. ठीक है, हमने तो ये पहले आपको क्लियर करके रखा है. अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, NaOH. ठीक है,
अगर हम NaOH को वाटर में ऐड किए, अब NaOH क्यों हमने कंसिडर किया यहाँ पे, तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, वही देख रहे हैं, तो NaOH ये एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है, मतलब NaOH आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सो देखिए जब वो वाटर में जाएगा तब आपको Na+ एंड OH- आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एंड वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा एरो रखा है, सिंगल एरो रखा है, ठीक है, क्लियर है इतना। हमेशा बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो एसिड होता है वो H+ आयन देता है, जो बेस होता है वो OH- आयन देता है, ठीक है। हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, एसिड एंड बेस की, ठीक है। वो अगर वो स्ट्रॉन्ग भी रहे, वीक भी रहे, तो भी हमेशा एसिड जो होगा वो H+ आयन देगा एंड जो आपका बेस होगा वो OH- आयन देगा। क्लियर है इतना, आयोनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, ठीक है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड देखिए, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस अब हम देखेंगे, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का पढ़ लिया, तो इसके अपोजिट बिल्कुल वीक एसिड एंड वीक बेस होगा, क्या होगा, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। अब देखिए उसकी डेफिनेशन, पहले तो एसिड के लिए, ऑन डिसॉल्विंग इन अ वाटर अ वीक एसिड डिसोसिएट पार्शियली, द रिजल्टेंट एक्वस सॉल्यूशन कंटेन मेनली H+ आयन, ठीक है। क्या कहा हमने डेफिनेशन में, जब हम वीक एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो पार्शियली डिसोसिएट होता है, ठीक है। पार्शियली डिसोसिएट होना मतलब कम डिसोसिएट होना, हाफ डिसोसिएट होना, ठीक है। अगर 10 मॉलिक्यूल्स आपने कंसिडर किए हैं तो वहां से बस 5 ही मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हो रहे हैं, तो वो हम उस रिएक्शन को या फिर उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, पार्शियली डिसोसिएटेड कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। और देखिए आपको कौन सा आयन दे रहा है, वो H+ आयन दे रहा है। क्यों H+ आयन दे रहा है, बिकॉज वो क्या है, या वहां पे एसिड है, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड को लिया है CH3COOH। अगर हमने इसको वाटर में डिसोसिएट किया तो हमें 2 आयन्स मिल रहे हैं। पहला तो देखिए CH3COO- आयन एंड H+ आयन, ठीक है। एसिड है तो हमेशा H+ आयन ही देगा। तो देखिए हमने यहाँ पे डबल एरो से इंडिकेट किया है, मतलब भी क्या, जो हमारा CH3COOH मॉलिक्यूल है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा तो हम हमेशा वहां पे कौन सा एरो यूज करते हैं, डबल एरो यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डबल एरो इंडिकेट क्या करता है कि जो हमारे आयंस है उनके बिटवीन क्या है, एक इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन हो गया। जो आपकी रिएक्टेंट साइड होती है एंड प्रोडक्ट साइड होती है उनमें इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे एरो कौन सा यूज करने वाले हैं, डबल एरो, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था, अगर 10 मॉलिक्यूल CH3COOH के आपने कंसिडर किए या फिर वाटर में ऐड किए तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। अगर 10 मॉलिक्यूल आपने डाले हैं तो 5 ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे। अब देखिए 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए तो 5 मॉलिक्यूल अनडिसोसिएट बचे, ठीक है। मतलब इन दोनों में क्या, इक्विलिब्रियम आ गया, आपकी रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सेम हो गई। यहाँ पे भी 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट है एंड यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल अनडिसोसिएट है। तो इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। और हमेशा बात आप ये ध्यान में रखना, जो वीक एसिड होता है, वीक बेस होता है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उनके बिटवीन ही या फिर उनमें ही आपको ये आयोनिक इक्विलिब्रिया मिलेगा, ठीक है। अगर जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके बिटवीन आपको कभी ये चीज नहीं मिलेगी कि आयोनिक इक्विलिब्रिया यहाँ पे हो गया, ऐसे आपको कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। सो देखिए हमने एग्जाम्पल क्या कंसिडर किया था, एसिटिक एसिड का, ठीक है। सो देखिए फिर नेक्स्ट बेस के लिए, जो वीक बेस होता है उसके लिए भी देख लेते हैं। On dissolving in a water, a weak base dissociate partially. The resultant aqueous solution contain OH- आयन, ठीक है। जब हम वीक बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो भी कैसे, पार्शियली डिसोसिएट होता है एंड रिजल्टेंट एक्वस सॉल्यूशन क्या कंटेन कर रहा है, OH- आयन को कंटेन कर रहा है, ठीक है। बेस है तो OH- आयन को ही कंटेन करेगा वो, ठीक है। अब इसका रैंडमली एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वीक बेस, ठीक है। वीक बेस हमने कंसिडर किया यहाँ पे NH4OH, ठीक है। हमेशा ये ध्यान में रखना इसके एग्जाम्पल की, वीक बेस के एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है, मतलब आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। सो NH4OH को अगर हमने वाटर में डिसोसिएट किया तो देखिए वहां से क्या मिल रहा है, NH4+ आयन एंड OH- आयन। क्लियर है इतना।
अब देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रही है, कौन सी चीज़, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एंड वीक एसिड होता है। ठीक है, दोनों को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड हमने क्या पढ़ा था, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा था वो क्या कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर वीक एसिड रहा तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा क्या, नहीं होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा। ठीक है, उल्टा यहाँ पे है। ठीक है, उल्टा ध्यान में रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है एंड वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होता है। फिर स्ट्रॉन्ग बेस में देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस क्या दिखा रहा है, वो भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था एंड OH माइनस आयन दे रहा था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देता है, H प्लस आयन देता है। एंड देखिए वीक बेस में पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। अगर हमने कंपेरेटिवली स्टडी की स्ट्रॉन्ग एंड वीक की, तो हमें क्या दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली डिसोसिएट होता है एंड वीक पार्शियली डिसोसिएट होता है। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट टर्म देखिए, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? बिकॉज जो हमारे वीक एसिड होते हैं, वीक बेस होते हैं, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं क्या, यहाँ पे नहीं हो रहे। तो दैट्स वाई हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए वीक एसिड, इन वीक एसिड, ठीक है, वी कंसिडरिंग वीक एसिड एज HA। ठीक है, अब देखिए हमने वीक एसिड को यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, HA। क्यों H है? देखिए एसिड कहा हमने, मतलब वहाँ पे H प्लस आयन आपको देगा। जब HA को हम ब्रेक करेंगे तब H प्लस एंड A माइनस ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे HA हमने कंसिडर किया है वीक एसिड को। ठीक है, इसका बस हमने नोटेशन यूज किया है यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमने लिखिए, द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड HA इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज अ। ठीक है, अगर हमने इस HA को वाटर में ऐड किया तो क्या मिलेगा, वो हमें देखना है। उसकी रिएक्शन देखिए, जब हमने HA को वाटर में ऐड किया तब H प्लस एंड A माइनस आयन ये मिला। और ये हमें पता ही है, जब एसिड कभी भी वाटर में जाता है तब H प्लस आयन देता है एंड रिमेनिंग टर्म वो निगेटिव में चली जाती है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो भी आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अब Ka से रिप्रेजेंट किया है हमने। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, Ka इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट के लिए हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज करते थे। अब Ka ये वाला हमने कांस्टेंट यहाँ पे कंसिडर किया है। क्यों किया है? जो A है वो किसके लिए है, एसिड के लिए, और हम यहाँ पे एसिड के लिए ही पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई हमने Ka लिखे। ठीक है, अगर यहाँ पे एसिड नहीं रहा था मतलब नहीं रहता तो हम क्या बस K ही लिख लेते। तो देखिए यहाँ पे हमने Ka लिखा बिकॉज वो एसिड का कांस्टेंट है, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखिए क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे H प्लस आयन एंड AH माइनस आयन। सो यहाँ पे लिख लेना H प्लस आयन इन ब्रैकेट एंड AH माइनस आयन। फिर डिवीजन में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड कौन सी है आपकी, HA। ठीक है, ये हमारी रिएक्टेंट साइड है, तो यहाँ पे HA लिख लेना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, किसके लिए, वीक एसिड के लिए। ये वाला फार्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है। Ka इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, H प्लस एंड A माइनस आयन डिवाइडेड बाय HA। ठीक है, अब देखिए इस HA की जगह अगर हमने CH3COOH को, मतलब ये एसिटिक एसिड को कंसिडर किया रहता तो क्या मिलता वहां से, इमेजिन कीजिए। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे इमेजिन करिए। अब देखिए हमने CH3COOH रिएक्टेंट साइड लिखा। ठीक है, रिएक्टेंट साइड के बाद उस हम मॉलिक्यूल को हमने वाटर में ऐड किया, तो आफ्टर डिसोसिएशन हमको क्या मिल रहा है वहां पे, CH3CO माइनस एंड H प्लस आयन। ठीक है, वही मिल रहा है। अब उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें निकालना है, मतलब ही क्या निकालना है, Ka की वो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो आपकी
प्रोडक्ट की साइड है वो लिखेंगे एंड डिवीजन में रिएक्टेंट की साइड, मतलब ये आपको क्या मिलेगा, डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है। ठीक है, क्लियर है इतना। और देखिए हमेशा ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, जो आपका Ka है ये क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए वीक बेस में आएंगे, वीक एसिड का हो गया, वीक बेस में बिल्कुल सेम है दोनों भी, बस कांस्टेंट का यहाँ पे फर्क है। अब देखिए वी कंसिडरिंग वीक बेस एज अ BOH। ठीक है, हमने वीक बेस को क्या कंसिडर किया है यहाँ पे, BOH। अब BOH क्यों, B फॉर बेस एंड OH इज अ आयन। ठीक है, B फॉर क्या है यहाँ पे हमारा बेस है एंड OH क्या है हमारा आयन है। ठीक है, और बेस हमेशा हमको कौन सा आयन देता है, तो OH माइनस आयन देता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया एक वीक बेस का एग्जाम्पल शो करने के लिए। ठीक है, सो देखिए द डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस BOH इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, जब आपने BOH को वाटर में डाला तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, आफ्टर डिसोसिएशन BOH अगर ब्रेक हो जाएगा तो क्या मिलेगा, एक तो OH माइनस मिलता है, यह तो हमें पता ही है कि बेस से मतलब OH माइनस मिलेगा। ठीक है, एंड OH माइनस है तो बची कौन सी टर्म यहाँ पे, B बची। अगर OH माइनस में है तो B किस में होगा, प्लस में होगा। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, B प्लस एंड OH माइनस आयन मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट गिव्स, base dissociation constant gives Kb is equals to concentration of product divided by concentration of reactant। ठीक है, concentration of product देखिए जो आपकी RHS साइड है मतलब ही वो आपका क्या है, प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, मतलब जो B प्लस एंड OH माइनस आयन हमने जहाँ पे लिखा है वो आपकी क्या है, प्रोडक्ट साइड होती है। एंड जो रिएक्टेंट साइड है वो कौन सी है, BOH। ठीक है, जहाँ पे हमारा एक मॉलिक्यूल है। तो देखिए उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे B प्लस आयन है एंड OH माइनस आयन है, तो हमने वहाँ पे दोनों को मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में लिख लिया है। देन आफ्टर दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने लिखा है क्या है वहाँ पे, BOH। सो Kb इज इक्वल्स टू B प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय BOH। तो ये हो गया आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला। क्लियर है इतना। हमने यहाँ पे ये भी कंप्लीट कर लिया है सिंपल वे से कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस क्या होता है। ठीक है, सो अब देखिए नेक्स्ट टर्म एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, अब ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, हमें यहाँ पे दो टाइप्स पढ़ने हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के। पहले तो वीक एसिड के लिए पढ़ना है एंड दूसरा वीक बेस के लिए पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आपके इसके फार्मूले मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे अगर आपने वीक एसिड का फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, क्लियर कर लिया, ठीक है, 4 फार्मूलाज आएंगे इसके, तो आपको बेस के भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस वहाँ पे कांस्टेंट का चेंज है, कुछ नहीं है। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर अ वीक एसिड, कंसिडर एन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड HA दैट डिसोसिएट पार्शियली इट गिव्स। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि कंसिडर कीजिए वीक एसिड को। अब वीक एसिड को जो हमने प्रीवियस में पढ़ा, क्या पढ़ा, वीक एसिड हमने वीक एसिड का एग्जांपल HA को कंसिडर किया था। क्यों कंसिडर किया था ये भी बताया कि वहाँ पे H प्लस आयन है एंड A फॉर एसिड होता है। ठीक है, तो देखिए अगर वो वाटर में जाएगा तो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने के बाद हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, H प्लस आयन एंड A माइनस आयन। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देना। देन आफ्टर देखिए हमने क्या पढ़ा था, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, क्या लिखा था वहाँ पे हमने, K इज इक्वल्स टू H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाय HA। ठीक है, ऐसे ही लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, उसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करना है। देन आफ्टर दैट देखिए अब जो आपका इक्वेशन 1 है पहले वो लिख लेंगे। यहाँ पे क्या था हमारा इक्वेशन 1, HA एट इक्विलिब्रियम H प्लस प्लस A माइनस आयन। ठीक है, सो अब देखिए जब हमने इसको वाटर में ऐड नहीं किया, ठीक है, ये हमने जब हम सॉल्यूशन लेसन पढ़ रहे थे, ठीक है, वहाँ पे हमने ये पूरी टर्म से क्लियर करके रखी थी।
ठीक है, कि क्या होता है आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, यहाँ पे भी वही पढ़ना है। ठीक है, अगर आप कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे तो आपको मतलब समझ जाएगा कि वही चीज़ हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बिफोर डिसोसिएशन क्या है। अब HA मॉलिक्यूल हमने, अगर आपने वाटर में उसको ऐड नहीं किया तो वो 1 मोल में आपको देगा। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, वो वाटर में नहीं गया तो 1 मोल हमने वहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखिए H+ आयन एंड A- आयन वो आपको मिलेगा क्या? आपने उसको वाटर में ही ऐड नहीं किया है तो आपको मिलेगा क्या? वहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब ही यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 0 एंड 0, मतलब हमें अभी तक आयंस नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? बिकॉज हमने वाटर में ऐड ही नहीं किया उसको। ठीक है, फिर देखिए आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब आफ्टर पानी में डालने के बाद, ठीक है, वाटर में डालने के बाद क्या मिला हमको? 1 - अल्फा। ठीक है, 1 - अल्फा क्यों लिखा? बिकॉज अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने ये टर्म पढ़ी थी तो वही है अल्फा, इसलिए हमने लिखा बिकॉज यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, सो देखिए H+ आयन एंड A- आयन ये अल्फा अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा है एंड जो HA है वो 1 - अल्फा हमने यहाँ पे लिखा है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये भी टर्म हमें पता होनी चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना मिल रहा है यहाँ पे। सो देखिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप समझिए थोड़ा सा। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, 1 - अल्फा ही लिखा है, डिवीजन में हमने V नहीं लिखा है। ठीक है, तो वहाँ पे एक मिस्टेक है। सो देखिए वहाँ पे डिवीजन में V है। ठीक है, सो देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? वॉल्यूम जो है आपका, ठीक है, सॉल्यूशन का, वो कितना है? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा देखिए, कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला तो पहले देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। सो देखिए वहाँ पे वही टर्म हम अप्लाई करेंगे। क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स 1 - अल्फा इतना है तो 1 - अल्फा डिवाइडेड बाय V हमने यहाँ पे लिख लिया। देन आफ्टर दैट H+ आयन के लिए देखिए अल्फा था मोल और डिवीजन में वॉल्यूम, तो V लिखेंगे अल्फा डिवाइडेड बाय V, और यहाँ पे भी सेम फॉर A- आयन अल्फा डिवाइडेड बाय V। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। देन आफ्टर दैट इक्वेशन 2 बिकम्स, ठीक है, अब देखिए जब HA एंड H+ आयन एंड A- आयन की हमने ये वैल्यू निकाल रही। ठीक है, HA के लिए क्या निकाला हमने? 1 - अल्फा डिवाइडेड बाय V। देन H+ आयन के लिए अल्फा बाय V एंड A- आयन के लिए भी अल्फा बाय V। तो ये वैल्यूज अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा वो देखिए। अब Ka = H+ के लिए क्या कंसिडर किया था? अल्फा बाय V, तो अल्फा बाय V इंटू A- के लिए अल्फा बाय V। ठीक है, और डिवीजन में देखिए जो HA है हमारा, उसके लिए अगर उसको हमने रिप्लेस करके उसकी वैल्यू लिखी तो क्या हो जाएगा? 1 - अल्फा डिवाइडेड बाय V। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो अल्फा बाय V है, अल्फा बाय V, ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, ये टर्म मिलेगी। ठीक है, सो K = अल्फा स्क्वायर बाय V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा बाय V। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। देन आफ्टर रीअरेंजमेंट वी गॉट Ka = अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा इंटू V। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, इंटू V क्यों? बिकॉज जो देखिए V स्क्वायर एंड V है, वहां से एक V कैंसिल होता है। ठीक है, तो हमें ऐसा इक्वेशन मिलता है Ka = अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा इंटू V। ठीक है, सो अब देखिए नेक्स्ट टर्म हमने क्या लिखा है? वी नो दैट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का एक फार्मूला होता है, वो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले ही वो क्लियर करके रखा था कि कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, हमने कहा था ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, तो देखिए फार्मूला वही है, वही रिपीट हो रहा है। सो नंबर ऑफ मोल्स कहा था, अब नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 एंड वॉल्यूम भी V। सो अगर हमने 1/V को उसकी जगह C रखा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन यहाँ पे? K = अल्फा स्क्वायर इंटू C डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये आप ध्यान में रखना, हम
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए दिख रहे हैं, फॉर वीक एसिड, या फिर जो हमारा कांस्टेंट है वो किसके लिए है, फॉर वीक एसिड के लिए दिख रहे हैं। तो जो हमारी नीचे वाली टर्म है 1 माइनस अल्फा, वो किसके बराबर हो जाएंगी, 1 के बराबर हो जाएंगी। सो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर 1 लिखे मतलब भी हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा, के वाला, के इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, अब देखिए सी की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे पुटअप की तो अगेन इक्वेशन देखिए, अगर सी की जगह हमने 1/v लिखा, ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। सो देखिए सी की जगह अगर हम v की वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा हमें, हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अल्फा को हमने या फिर अल्फा को एक साइड में लेके गए, मतलब ही उसकी जो स्क्वायर है अगर हमने शिफ्ट किया तो हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, ये एक आपको इक्वेशन मिला, मतलब 3 इक्वेशन हो गए। एंड लास्ट देखिए अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के इंटू वी। क्लियर है इतना। सो ये जो 4 फार्मूलाज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी इम्पॉर्टेंट है इनका। एंड जो नेक्स्ट हम बेस के लिए पढ़ने वाले हैं बिल्कुल सेम चीज़ है, बस चेंज कहाँ पे होगा तो आपके कांस्टेंट में होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे k इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी का, तो वहाँ आप क्या कहेंगे, के बी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। बस इतना ही डिफरेंस है वहाँ पे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही पढ़ना है, तो उसको थोड़ा सा फास्ट देखेंगे अब हम। ठीक है, अब देखिए वीक बेस क्या होता है। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, कंसिडर एन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक बेस BOH दैट एग्जिस्ट डिसोसिएट पार्शियली क्यूज। ठीक है, अब देखिए जब आपने वीक बेस को वाटर में ऐड किया तब आपको क्या मिल रहा है, BOH अगर डिसोसिएट होगा तो B प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, ऑब्वियसली वही मिलेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। देन बेस कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले ही वो डिराइव किया था कि KB इज इक्वल्स टू B प्लस एंड OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय BOH। ठीक है, ये टर्म हमने डिराइव की थी। देन आफ्टर दैट अगेन जो हमारा इक्वेशन 1 है वही नीचे भी लिखना है। ठीक है, देखिए जो BOH है बिफोर डिसोसिएशन एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट था, एक मोल में प्रेजेंट था, दैट्स वाई हमने क्या लिखा है यहाँ पे 1 मोल। और हमने वाटर में उसको डाला ही नहीं तो हमें आयंस मिलेंगे क्या, वहाँ पे नहीं मिलेंगे, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा 0 उसकी वैल्यू लिखी B प्लस एंड OH माइनस आयन की। ठीक है, फिर देखिए आफ्टर डिसोसिएशन क्या मिल रहा है, BOH 1 माइनस अल्फा मिल रहा है एंड B प्लस अल्फा एंड अगेन OH माइनस भी अल्फा ही मिलेगा। ठीक है, then after that concentration of molecule। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम क्या लिखेंगे, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल कितना है हमारा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा एंड वॉल्यूम को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे V कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, वही टर्म है यहाँ पे भी 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय V एंड जो B प्लस आयन है उसके लिए क्या लिखेंगे फिर अल्फा डिवाइडेड बाय V एंड OH माइनस है उसके लिए भी क्या लिखेंगे अल्फा डिवाइडेड बाय V। ठीक है, क्लियर है इतना। देन आफ्टर दैट देखिए अगर ये सभी वैल्यूज जो हमारे आयन्स एंड जो मॉलिक्यूल है उनकी वैल्यू हमने बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इस इक्वेशन में रखा, मतलब ये KB वाला जो इक्वेशन है वहाँ पे रखा, तो हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा फिर वहाँ पे, KB इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाय V इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय V। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गॉट वही मतलब पूरा मल्टीप्लिकेशन है कि अल्फा स्क्वायर बाय V ऐसा हो जाएगा, फिर वहाँ से V कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर कैंसिलेशन एंड 1/V को हमने रिप्लेस करके C वहाँ पे अगर रखा तो वही इक्वेशन मिल रहा है वहाँ पे जो हमें प्रीवियस में मिला जब हमने वीक एसिड में पढ़ा था। दैट्स वाई यहाँ पे हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने चीज़ वहाँ पे आपको क्लियर की है। देखिए KB इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू C डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है इतनी ये टर्म। अब देखिए हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पहले क्या कहा था, जब हम वीक एसिड पढ़ रहे थे
क्या कहा वहाँ पे कि जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, 1 कंसिडर कर रहे हैं, मतलब ही 1 माइनस अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 होगा वो तो हमारा के बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय सी। तो देखिए हमने वहाँ पे वही लिखा है यहाँ पे, के बी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाय सी। ठीक है, देन आफ्टर दैट अगर हम सी की वैल्यू वहाँ पे रखें तो सी की वैल्यू क्या है, सी इज इक्वल्स टू 1 बाय वी। ठीक है, तो सी को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पे के बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, वही टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, देखिए दोनों के फार्मूले पूरे सेम है, बस यहाँ पे चेंज कहाँ पे है, तो आपका कांस्टेंट है, वहाँ पे के ए था और यहाँ पे के बी है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या होंगी, फिर अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बी डिवाइडेड बाय सी, एंड इस साइड देखिए अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बी इंटू वी। ठीक है, तो ये हो गया वीक बेस एंड दिस इज ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्लियर है इतना। अब इन 4 फार्मूला के बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल से। सो देखिए पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। वीक मोनोबेसिक एसिड इज 5% dissociated in 0.02 molar solution. Calculate dissociation constant of the acid. ठीक है, देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ही आपको गिवन है कि आप किसके लिए ये डिराइव कर रहे हैं, तो एक एसिड के लिए, और क्या निकालना है आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड उन्होंने ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, के ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और वो फार्मूला हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किए थे, जो 4 फार्मूलाज थे उनके बेसिस पे ये पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे यहाँ पे। सो देखिए पहले गिवन में लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, देखिए परसेंटेज में 0.05% इतना गिवन है, मतलब वो क्या है आपका परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, या फिर परसेंट डिसोसिएशन ऐसे भी कह सकते हैं। वो कितना है आपको 0.05% इतना है। ठीक है, फिर देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब सी की वैल्यू गिवन है आपकी। ठीक है, वो कितनी है 0.02 मोलार इतनी है। ठीक है, एंड देन अब देखिए टू फाइंड में हम लिखेंगे, टू फाइंड में हमें क्या देखना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, मतलब के की वैल्यू ये निकालनी है। फिर फार्मूला कौन सा एप्लीकेबल है, तो के बी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, पहले फार्मूला ये पूरी स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, मतलब के बी की वैल्यू निकालना है। गिवन क्या क्या है हमें यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है मतलब सी वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, इतना तो माइंड हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए के बी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, ये वाला फार्मूला यूज होगा। अब क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज आपको गिवन है। ठीक है, परसेंटेज गिवन है, तो परसेंटेज का हमने फार्मूला प्रीवियस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100 इतना होता है। तो देखिए अब अल्फा की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, क्यों, बिकॉज फार्मूला देखिए हमारा क्या है, के बी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। अगर आपको अल्फा की वैल्यू ही पता नहीं होगी तो आप के बी की वैल्यू निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे। दैट्स वाई पहले परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इंटू 100। ठीक है, अब परसेंट डिसोसिएशन गिवन है, सो देखिए अल्फा इज इक्वल्स टू परसेंट डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100 ऐसा हो जाएगा। अब परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू रखिए, कितनी है वो 0.05 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे हो जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या मिला हमको, 5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये कैसे मिला, देखिए जो 0.05 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, क्यू -2, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जो 0.0 मतलब 0 से टर्म स्टार्ट हो रही है वो निगेटिव में जाती है, एंड 2 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 10⁻⁻2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है,
अब डिवीजन में 100 है, अगर डिवीजन में 100 है, उस 100 को आपने मल्टीप्लिकेशन में लेके गए 0.05 के, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा, मतलब ही 10 टू द पावर -2 इतना हो जाएगा। एंड 10 टू द पावर -2 ऑलरेडी ऊपर में था, तो यहाँ पे क्या मिला हमको, 5 × 10 टू द पावर -4 इतनी टर्म मिली। ठीक है, क्लियर है इतना। सो अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू तो हमने निकाल ली। सो देखिए 5 × 10 टू द पावर -4 स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, कितनी थी वो, 0.02 मोलार। सो इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड किए और क्या लिखे वहाँ पे, 2 × 10 टू द पावर -2, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए के ए इज इक्वल्स टू, अब हमने उसको स्क्वायर कर लिया, जो हमारा अल्फा स्क्वायर था उसकी वैल्यू को, तो क्या मिला हमें यहाँ पे 25 × 10 टू द पावर -8 एंड मल्टीप्लीकेशन में 2 × 10 टू द पावर -2। ठीक है, सो आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट के इज इक्वल्स टू 5 × 10 टू द पावर -10। ठीक है, एंड अगर 5 को 50 को अगर अगेन इलेबोरेट किया तो हमें इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 5 × 10 टू द पावर -9। ये हमारी वैल्यू है किसके लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, देन अब सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH इज 1.8 × 10 टू द पावर -5। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 0.01 मोलार सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए गिवन में पहले लिख लेंगे, क्या गिवन में है आपकी फर्स्ट टर्म, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये है। देखिए अब वहाँ पे बेस लिखा है क्या, कहाँ पे भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है, डायरेक्ट क्या लिखा है, देखिए NH4OH। तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि जो गिवन क्वेश्चन है वो किसके लिए पूछा गया है, बेस के लिए पूछा गया है कि एसिड के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे NH4OH है और NH4OH किसका एग्जाम्पल है, तो वीक बेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड कहाँ पे भी आपको OH आयन ऐसे दिखेगा तो समझ जाना कि वो क्या है, बेस के लिए है। ठीक है, अगर H दिखेगा मतलब H2SO4, सॉरी नॉट H2SO4, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, बट कंसिडर कीजिए जैसे कि CH3COOH एसिटिक एसिड वगैरह ऐसे आपको दिखेगा, तो वो क्या होगा, आपका एसिड के लिए होगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे H+ आयन आएंगे। अब देखिए यहाँ पे गिवन में हम लिखेंगे पहले तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस Kb है। ठीक है, Kb इज इक्वल्स टू कितना है, 1.8 × 10 टू द पावर -5 इतना गिवन है। फिर वन मोर चीज यहाँ पे गिवन है, क्या है वो, C की वैल्यू मीन्स कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, वो कितना है, 0.01 मोलार इतना है। ठीक है, अगर हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किए तो क्या मिलेगा, 1 × 10 टू द पावर -2 m मोलार इतना मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए टू फाइन क्या करना है हमें यहाँ पे, सो कैलकुलेट कहा उन्होंने, क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब ही अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमारे पास Kb भी है और C भी है, तो सिंपल फार्मूला क्या है हमारे पास, अल्फा वाला, अल्फा इज इक्वल्स टू √Kb डिवाइडेड बाय C। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। सो देखिए सॉल्यूशन में हम वो लिख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू, Kb की वैल्यू क्या है, 1.8 × 10 टू द पावर -5 एंड C की वैल्यू कितनी है, 1 × 10 टू द पावर -2। ठीक है, और आफ्टर कैलकुलेशन जब आप उसको स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू 0.04242। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल्स है इसके। ठीक है, फिर देखिए सो थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, a weak monobasic acid is a 12% dissociated in 0.05 molar solution. What is the percentage dissociation in 0.15 molar solution? ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन में देखिए दो सॉल्यूशन गिवन है। पहला सॉल्यूशन
0.05 मोलर इतना है, ठीक है। एंड वहाँ पे परसेंट डिसोसिएशन गिवन है आपको 12%, ठीक है। अब सेकंड सॉल्यूशन में देखिए आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, 0.15 मोलर, और यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम गिवन में लिखेंगे, ठीक है, तो गिवन में देखिए हमें पहले तो क्या है, परसेंटेज डिसोसिएशन, ठीक है। अब इस परसेंटेज डिसोसिएशन को अगर हमने अल्फा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कन्वर्ट कर दिया, तो फार्मूला क्या था, परसेंटेज डिसोसिएशन का अल्फा इंटू 100 ऐसे था, ठीक है। तो अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो अल्फा इज इक्वल्स टू परसेंटेज डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100 ऐसे हो जाएगा। सो हमें वैल्यू क्या मिलेंगी यहाँ पे, 12 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 0.12 इतना मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अल्फा की वैल्यू यहाँ से। फिर देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ही C1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, तो दो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो हमने यहाँ पे लिखा C1 इज इक्वल्स टू कितना है, 0.05 मोलर इतना है, ठीक है। अगर हमने उसको सिंपल वे में लिखा तो हमें क्या, अगर हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 0.05 इतना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर हमने शिफ्ट किया 2 डिजिट के मीन्स जो हमारा राइट साइड है उसकी तरफ, ठीक है, 2 डिजिट से शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा हमें, 5 इंटू 10⁻²। अब देखिए -2 हमने लिखा है, -2 कहाँ से आया, बिकॉज हम शिफ्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस मिलेंगे, और राइट टू लेफ्ट अगर हम जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻² मोलर इतना मिलेगा। फिर अगेन गिवन है हमें नेक्स्ट टर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन मीन्स C2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है। C2 लिखेंगे इसको, पहले सॉल्यूशन को हमने 1 से कंसिडर किया है और दूसरे को 2 से कंसिडर किया है, तो C2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0.5 मोलर, मतलब भी यहाँ पे भी अगर हमने शिफ्ट किया पॉइंट को तो हमें क्या मिलेगा, 15 इंटू 10⁻⁻1 मोलर इतना मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे फार्मूला एप्लीकेबल कर सकते हैं, जो फार्मूला है हमारा Ka मीन्स देखिए अब एसिड के लिए ये टर्म, ठीक है, मोनोबेसिक एसिड कहा है यहाँ उन्होंने, तो हम एसिड के लिए क्या लिखते हैं, हमेशा कांस्टेंट Ka लिखते हैं। सो Ka इज इक्वल्स टू α1 स्क्वायर इंटू C1, ये वाला फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सो देखिए Ka इज इक्वल्स टू α1 स्क्वायर इंटू C1 स्क्वायर, एंड जो सेकंड सॉल्यूशन है उसके लिए भी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, Ka इज इक्वल्स टू α2 स्क्वायर इंटू C2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे Ka यहाँ पे कैसे कॉमन है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर इंटू C1 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर 2 इंटू C2, ठीक है, ये टर्म हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर देखिए इस फार्मूला में अगर हमने वैल्यूज पुटअप की तो हमें क्या मिलेगा, 0.12 स्क्वायर इंटू C1 की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻2 इतनी है, इज इक्वल्स टू α2 की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ठीक है। α2 की वैल्यू फिर यहाँ पे गिवन नहीं है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, α2 स्क्वायर इंटू 0.15, ये हो गया C2 की वैल्यू, ठीक है। देन आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर रीअरेंजमेंट वी गॉट 0.12 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये इक्वेशन। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.048, ठीक है, इतना मिलेगा। अब स्क्वायर को अगर हमने शिफ्ट कर दिया इस साइड में, जो 0.048 है उसका अगर हमें शिफ्ट कर दिया वहाँ पे, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना मिलेगा हमें, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.0693 इतना मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट की है, और हमें कैलकुलेट क्या करना था, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना था, मतलब ही परसेंटेज α2 की वैल्यू ये फाइंड आउट करना है। सो फार्मूला हमको पता ही ये क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन का अल्फा इंटू 100,
ठीक है। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अल्फा 2 की वैल्यू आई है, तो हमें क्या मिलेगा परसेंट में 6.93% इतना मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। सो ये हो गई यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन फॉर सेकंड सॉल्यूशन की वैल्यू। क्लियर है इतना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन देखने से पहले कुछ यहाँ पे बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक टर्म आएंगी कि H3O प्लस आयन की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब ये H3O प्लस आयन क्या है, तो H3O प्लस आयन नथिंग बट द H प्लस आयन होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। सो H3O प्लस इज इक्वल्स टू H प्लस आयन। अब देखिए एक फार्मूला है H3O की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। वो फार्मूला कौन सा है, सो देखिए अल्फा इज इक्वल्स टू H3O डिवाइडेड बाय C, या फिर अल्फा इज इक्वल्स टू H प्लस आयन डिवाइडेड बाय C। ये एक आपका फार्मूला है, ठीक है। किसके लिए, अल्फा H प्लस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब H प्लस मतलब भी हमने क्या कहा था, H3O होता है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू H3O प्लस डिवाइडेड बाय C, ठीक है। सो अब देखिए H3O प्लस ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे H3O प्लस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू C। सो हम यहाँ से H3O की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है या फिर क्वेश्चन है, हमें गिवन में बस किसकी वैल्यू गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है एंड Ka की वैल्यू गिवन है, मीन्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है। सो हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हमें यहाँ से H3O की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो देखिए अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। वो फार्मूला कौन सा है, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट Ka डिवाइडेड बाय C, ठीक है। ये फार्मूला है। अब देखिए Ka की भी वैल्यू है हमारे पास और C की भी वैल्यू है, तो अब देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम जब हम Ka की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो कितनी मिलेगी 1.8 इंटू 10⁻⁻5 एंड C की वैल्यू कितनी है 0.1 इतनी है, ठीक है। सो आफ्टर कैलकुलेशन हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, अल्फा इज इक्वल्स टू 1.34 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। ये हो गई आपकी यहाँ पे अल्फा की वैल्यू। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, तो हम इजीली H3O प्लस आयन की भी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आपने ये वाला फार्मूला ध्यान में रखा कि अल्फा इज इक्वल्स टू H3O प्लस आयन डिवाइडेड बाय C होता है, तो आप इजीली H3O अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए आए तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ पे H3O इज इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, अल्फा इज इक्वल्स टू C, ये हमारा फार्मूला था, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमने कितनी निकाली 1.34 इंटू 10⁻⁻2 एंड कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना गिवन है यहाँ पे 0.1, ठीक है। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट हमारी वैल्यू कितने आ गई यहाँ पे 1.34 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, ठीक है। यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गई H3O की वैल्यू। क्लियर है इतना। सो ये हो गया आपका फोर्थ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ you have any doubt so please let me know in a comment section. Thanks for watching.